हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन जो होते हैं उसके स्टेप के बारे में कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस स्टेप के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगी, वो समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है वो मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह होता है, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह होता है, उसी के बारे में हम सिर्फ यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करें अपना सेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बहुत सारे स्टेप में पूरा होता है। कौन कौन से स्टेप हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ द ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए जैसे जो हमारे पास डीएनए होता है, आप डीएनए जानते हैं ना, डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है आपका। ये डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, ये जो लाइनर दिख रहा है ये न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड को जब कोई एक डीएनए से जब हम दो अलग अलग डीएनए बनाते हैं, यानी एक डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, तो उसको वो पहला वाला डीएनए के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको एक्टिव करना पड़ता है। वो अपने अंदर के न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करता है। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपको पता होगा? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना पड़ता है। ये इस फॉर्म में होते हैं, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना पड़ता है। मीन्स क्या है? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन मोनोफॉस्फेट। इसको हम एटीपी को आप जानते हैं ना कि ये एटीपी ऊर्जा का सोर्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। बस एटीपी यानी ऊर्जा का केंद्र, ये एक्टिव करता है इन सारे एंजाइम को। यह भी इनएक्टिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इनएक्टिव के फॉर्म में। इसे ये एक्टिव करता है एटीपी। किस एंजाइम की मदद से? फॉस्फोरिलेज एंजाइम। हम यहाँ फॉस्फोरिलेज एंजाइम क्यों यूज किए? आपको पता होना चाहिए डीएनए के पास फास्फोरस यानी जैसे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ फॉस्फोरिलेज एंजाइम यूज किया। और इसको इनएक्टिव से एक्टिव करना था, इसलिए हमने एटीपी यूज किया। ठीक है, और ये जैसे ही इसमें हम ये एंजाइम यूज कर लेते हैं एटीपी और फॉस्फोरिलेज, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या होता है? पहली चीज़ तो ये हमने न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव कर लिया। फिर अगली स्टेप आती है हमारी, हमें पहचान करना होता है ये डीएनए के अंदर से। हमें डीएनए के अंदर से कोई एक ऐसी स्पेसिफिक जगह पहचान करनी होती है जहाँ से रेप्लिकेशन हो सके। कोई एक जगह हमें पहचान करनी पड़ती है वहाँ जहाँ से हम रेप्लिकेशन कर सकें। इसकी जो हम जगह पहचान करते हैं उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन साइट, द्विगुणन का स्थल जहाँ पे हम द्विगुणन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मार्क किया, इसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन साइट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होती है वो दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके पास डीएनए छोटा होता है। कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.4 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर 1.4 यानी बहुत छोटा। और यूकैरियोटिक के पास जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर होता है। ये ह्यूमन डीएनए की बात हो रही है, 2.2 मीटर का होता है। ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा है, ये मिलीमीटर में है, ये छोटा है और ये बड़ा है। यानी इसके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए कैसा होता है? छोटा होता है। अब जब छोटा होता है तो उसमें केवल जो रेप्लिकेशन साइट होती है वो एक ही होती है। जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए है, ये आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, यानी इसकी जो रेप्लिकेशन साइट होगी सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत छोटा डीएनए इसलिए रेप्लिकेशन साइट बहुत कम मिलेगी। लेकिन यूकैरियोटिक के पास जो डीएनए होता है काफ़ी बड़ा होता है, 2 मीटर का होता है, 2 मीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें रेप्लिकेशन साइट बहुत सारी होती है और उसी को ढूंढना पड़ता है, वहीं से रेप्लिकेशन संभव हो सकता है। 2 स्टेप हो गए। अगली स्टेप हम जानते हैं, तो अगली स्टेप है हमारी निक कट डीएनए। यानी अब इस कंडीशन में हम जो हमारे पास जो डीएनए है, हमने जो एक साइट पहचान कर ली, हमने एक साइट पहचान कर ली, रेप्लिकेशन साइट हमने ढूंढ ली। अब इस रेप्लिकेशन साइट को हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो है इसी रेप्लिकेशन साइट को कट करेगा, जिससे हम डीएनए की फोटोकॉपी बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये यहीं पे आपको क्वेश्चन बनेगा आपके मन में कि भैया हमने सिर्फ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही क्यों यूज किया, कोई और एंजाइम क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एंडो का मतलब होता है अंदर और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर। आपको पता होना चाहिए डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। यानी क्रोमोसोम का है, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो जो एंजाइम चाहिए वो न्यूक्लियस के अंदर कुछ काट पीट रहा है, बस एंडो न्यूक्लियस अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए हमने एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की लिया और उसकी मदद से हमने डीएनए को कट किया। और जिस जगह हम कट किए, हाँ हेडिंग में लिखा है निक एंड कट इन डीएनए। डीएनए को निक और कट करना, निक नाम देना और उसको कट करने के बाद उसको नाम देना। बस हमने जैसे ही कट किया डीएनए को, यहाँ पे हमने कट किया, सीजर की मदद से हमने डीएनए को कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो जगह बची
उसी को हम बोल देते हैं निक। कोई आपसे पूछे कि निक क्या होता है तो आपको तुरंत बताना है, जब हम डीएनए को कट करते हैं उसी कट वाली जगह को हम निक नाम से बोलते हैं। और कट करने के लिए किस एंजाइम का हम यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियस। अगली स्टेप, हमने 3 स्टेप देख लिए, चौथी स्टेप है हमारी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। यानी अब इस स्टेप में हम डीएनए को अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड का मतलब होता है ये वाइंडिंग कंडीशन है। वाइंडिंग मतलब जोड़ना, अनवाइंड मतलब उसे खोलना। क्या? डीएनए को खोलना। ये हमने खोल दिया, इसे अनवाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनवाइंड होता है ये इसकी जो अनवाइंड होता है वो क्या मदद करता है? एक एंजाइम की सहायता से मदद करता है खोलने के लिए। वो एंजाइम कौन सा है? डीएनए हेलिकेज। इसी को हम रेप प्रोटीन भी बोलते हैं। रेप प्रोटीन, ये डीएनए हेलिकेज बोलिए या फिर रेप प्रोटीन। रेप प्रोटीन का मतलब रेप्लिकेशन वाले प्रोटीन, द्विगुणन वाले प्रोटीन, डुप्लीकेशन वाले प्रोटीन। ठीक है, नाम आपको पता चल जाएगा। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आप इस तरह लिखते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो रेप्लिकेशन में मदद करें, या फिर उसको आप बोल सकते हैं डीएनए हेलिकेज। अक्सर नाम पूछा जाता है कि डीएनए हेलिकेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है रेप प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या कर, ये डीएनए हेलिकेज या रेप प्रोटीन क्या करता है? जो डीएनए होता है ना, अनवाइंड जो डीएनए होता है, वाइंड होता है, उसको अनवाइंड कर देता है, खोल देता है। कैसे खोलता है? वो जो डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड लगे ना, इस न्यूक्लियोटाइड को इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको अलग अलग कर देता है। आपको पता होना चाहिए जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इन्हीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को खोलकर अलग अलग कर देता है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इसमें हेल्प कौन करता है? डीएनए हेलिकेज। और ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। चाहे डीएनए हेलिकेज बोलिए चाहे रेप प्रोटीन बोलिए, ये तोड़ देता है, अलग अलग कर दिया। अब जो डीएनए के पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 2, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है वो एडेनोसिन और थायमिन के बीच में जुड़ा होता है। ठीक है, यानी आपको कोई पूछे कि डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है, किस नाइट्रोजनी बेस के बीच में, तो आपको बताना है एडेनोसिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपको एक लकड़ी तोड़ने के लिए दूं तो आप उस लकड़ी को तोड़ने में आप कितनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, कितनी एनर्जी खर्च करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत एनर्जी। लेकिन यहीं अगर मैं आपको एक साथ कई सारी लकड़ी दे दूँ, कई सारी लकड़ी, तो क्या आप तोड़ पाएंगे उसको? उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत सारी ताकत चाहिए। अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है तो आप नहीं तोड़ पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। यानी कम लकड़ी को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगती है और ज़्यादा लकड़ी को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, जाहिर सी बात है। बस यही चीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। इनकी कंडीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ये होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। सिंगल सबसे कमज़ोर होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सी ट्रिपल बॉन्ड जी है, यानी साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानोसिन, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी हाई पावर लगेगी। यानी एनर्जी का मतलब जो इसको एडेनोसिन और थायमिन को तोड़ने के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम कम लगेंगे, लेकिन साइटोसिन और ग्वानोसिन को तोड़ने के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डीएनए हेलिकेज ये बॉन्डिंग से कैसे रिलेटेड है। अगली चीज़, अगले स्टेप हम देखते हैं। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे? यूजिंग ऑफ एसएसबीपी। ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए। जब हम डीएनए को खोलते हैं, तो जैसे ही हम खोलेंगे और उसे हम छोड़ देंगे तो ये वापस से कॉइल्ड हो जाएंगे, वापस से जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। यानी जो सिंगल बॉन्ड खोला हमने, ये वापस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम इतना सारे प्रोसेस किए, 3-4 स्टेप आगे बढ़ के, और हम छोड़ दिए बीच में, और ये जुड़ जाएंगे। ये जुड़े ना, इसीलिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसएसबीपी। ये एक एंजाइम है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्टैंड है, इनको बाइंड किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है ताकि ये आपस में जुड़ ना सके। ये सिंगल बाइंड, ये मैंने आपको यहाँ ब्लैक से शो किया है, ये आपके एसएसबीपी एंजाइम है जो इनको आपस में जुड़ने नहीं देते और पकड़े रहते हैं। यानी यही एंजाइम है जो हेल्प करते हैं वाई शेप्ड डीएनए रेप्लिकेशन में। वाई शेप्ड आपको दिख रहा होगा, इस तरह उल्टा वाई दिख रहा होगा ना, इसको आप सीधा कर दीजिए, वाई शेप्ड बोल दीजिए। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए यूकैरियोटिक के जो सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो वाई शेप्ड होता है, किसकी मदद से? तो आपको बताना है एक एंजाइम होता है एसएसबीपी। अगर ये एंजाइम ना रहे तो डीएनए कभी वाई शेप्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही है जो सिंगल स्टैंड डीएनए को जगह में पकड़े रहता है। अगर ये हट जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, बस सिंपल सा। आगे चीज़ देखिए, जो अगली चीज़ है हमारी रिलीज ऑफ टेंशन ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए के पास जो टेंशन होता है उसको कम करना, डीएनए की टेंशन को कम करना। डीएनए की टेंशन कहाँ होता है आपको पता है? जब डीएनए अनबाइंड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? अनबाइंड होते हैं। जब डीएनए को आप खोल देते हैं, ये डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, ये रहा आपका डीएनए। अब आप इस डीएनए को खोलेंगे, यानी यहाँ से आप इस दोनों छोर को आपने पकड़ा और आपने खोला। जब आप खोलेंगे तो ये थोड़ा इस तरह ज़्यादा ऊपर ज़्यादा गट्ठी लग जाएगी, ऊपर ज़्यादा गांठ लग जाएगी और यहाँ पे खुल जाएगा। जब ऊपर जो तो ज़्यादा गांठ लग गई, यानी यहाँ पे डीएनए के पास जो अपर डीएनए है,
ये ऊपर वाला डीएनए, इसमें टेंशन बढ़ गया, क्या हो गया, टेंशन बढ़ गया, इस वाले लेयर में टेंशन बढ़ गया। इस टेंशन को कम करने के लिए, जब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांठ होगी तब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, यानी अपनी फोटो कॉपी नहीं बनाएगा, यानी इसके टेंशन को हमें पहले कम करना होगा, उसके बाद ये रेप्लिकेट होगा। तो उस टेंशन को कम करने के लिए एक एंजाइम हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज। इसी टोपो आइसोमेरेज एंजाइम को हम डीएनए काइनेज के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोपो आइसोमेरेज को हम किस नाम से जानते हैं, डीएनए काइनेज एंजाइम के भी नाम से जानते हैं। यही टोपो आइसोमेरेज इस अपर डीएनए को एकदम लूजली खोल देता है, यानी ढीला कर देता है, चाहे कि टेंशन फ्री कर देता है। अपर डीएनए को क्या करता है, टेंशन फ्री कर देता है, और ये फोटो को अपनी कॉपी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगली स्टेप, अब जब दोस्तों डीएनए का टेंशन तो फ्री हो गया, अब हम जो डीएनए का टेंशन फ्री, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम एक आरएनए प्राइमर एंजाइम को लेते हैं। ये आरएनए प्राइमर एंजाइम जहाँ जो हिस्सा खुला होता है वहाँ जाकर जुड़ जाता है, लेकिन इसकी एक समस्या होती है। इस आरएनए जो प्राइमर एंजाइम है इसकी एक समस्या है, इसकी पर्सनल समस्या। वो क्या समस्या है, जो आरएनए प्राइमर एंजाइम है ये सिर्फ 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ही बाइंड होता है और कहीं नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है ये आपका डीएनए है, आपने इसे खोला, इसे टेंशन फ्री किया, उसके बाद जो आप इसमें एंजाइम यूज करेंगे आरएनए प्राइमर, इसका शेप कुछ इस तरह होता है, आरएनए प्राइमर का इस तरह शेप होता है इसका, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर कहाँ जुड़ता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, 3 प्राइम से जुड़ना शुरू होगा 5 प्राइम की तरफ। तो ये यहाँ पे आप 3 प्राइम जो डीएनए दिख रहा है, पेरेंटल डीएनए जिसे आप टेम्पलेट बोलते हैं, तो यहीं पे जाके प्राइमर जुड़ जाएगा, या 3 प्राइम से जुड़ना शुरू होगा, 3 की तरफ से जुड़ना शुरू होगा। ये प्राइमर, आरएनए प्राइमर 3 की तरफ से जुड़ना शुरू हुआ, बढ़ते 5 की तरफ बढ़ जाता है। यानी आरएनए प्राइमर कहाँ से जुड़ता है, 3 से। लेकिन समस्या क्या है, ये 3 से जुड़ता है, 5 से नहीं जुड़ेगा कभी, यहाँ से इधर से नहीं जुड़ना शुरू करेगा, जुड़ना 3 की तरफ से साइड करेगा, 3 की साइड से। आपको समझ में आना चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि आरएनए प्राइमर जो होता है वो कहाँ से जुड़ना शुरू करता है, किस प्राइमर से, 5 डैश प्राइमर से कि 3 डैश प्राइमर से। तो आपको तुरंत बताना है 3 डैश प्राइमर से आरएनए प्राइमर एंजाइम जुड़ना शुरू करता है, 5 से नहीं जुड़ सकता, ठीक है। यहाँ पे भी कहाँ से जुड़ना शुरू करता है, 3 डैश प्राइमर की ओर से, 3 डैश प्राइमर की ओर से 5 की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अगली चीज़ इधर देखिए, जिस तरह एक आरएनए प्राइमर की समस्या है जो 3 डैश से 5 डैश की तरफ होती है, उसी तरह जब आपका आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है डीएनए में, तो फिर आपको एक न्यू एंजाइम चाहिए जो सिंथेसिस आपको खुद उत्पन्न करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है उस एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम है डीएनए स्टैंड। डीएनए स्टैंड आप तैयार करने वाले हैं। इस डीएनए स्टैंड को तैयार करने के लिए आप जो नया स्टैंड है, एक सिंगल डीएनए तो हो गया, अब आपको एक नया डीएनए तैयार करना है, उसके लिए आप एक एंजाइम की मदद लेते हैं जिसे आप बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि पॉलीमरेज जो होता है कुछ नया बनाता है। अब वो डीएनए बना रहा है कि आरएनए बना रहा है वो उसकी बात, अगर डीएनए बना रहा हो तो डीएनए आप लिखेंगे, आरएनए बना रहा है तो आरएनए आप लिखेंगे, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के बनाता है। तब ये जब जैसे डीएनए को बनाता है तो इसकी भी एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। आरएनए प्राइमर एंजाइम की क्या प्रॉब्लम थी, आरएनए प्राइमर की, ये 3 डैश से जुड़ना शुरू होता था, 5 डैश पे खत्म हो जाता था। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये 5 डैश से जुड़ना शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, 3 डैश पे जाके खत्म हो जाता है। यानी जस्ट अपोजिट है आरएनए प्राइमर और डीएनए प्राइमर एक दूसरे के, ठीक है। दोनों की समस्या मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको पूरे स्टेप बताता हूँ, जितने 8 स्टेप हैं उस 8 स्टेप को मैंने यहाँ यूज किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डीएनए लिया, डीएनए पे हमने जितने प्रोसेस सब कुछ कर ली, सब कुछ आजमा लिया, वो कुछ इस तरह दिखने लगा। अभी इस तरह कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने एक डीएनए लिया, छोटा सा हमने एक डीएनए लिया, ये हमारा डीएनए हो गया। अब हमें डीएनए की फोटो कॉपी बनानी है, यानी इसे खोलना पड़ेगा, ठीक है। और खोलने के पहले हम अगर डीएनए की हमें फोटो कॉपी बनानी है तो इसके अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ बैठे होते हैं इन्हें हमें एक्टिव करना पड़ेगा। सब पहले स्टेप में हम इसे एक्टिव करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में हम इस डीएनए को क्या करते हैं, अच्छे से कट करेंगे। कट करने के पहले एक स्टेप बढ़ते हैं, इसका हम एक रेप्लिकेशन साइट ढूंढेंगे, यानी जहाँ से हम डीएनए का द्विगुणन कर सके एक साइट ढूंढते हैं, ठीक है। हमने जैसे साइट ढूंढा, साइट ढूंढने के बाद उस साइट को हम कट करते हैं। साइट ढूंढने के बाद क्या करेंगे, हम उस साइट को हम कट करेंगे डीएनए से, ये हम कट करेंगे, ये हमने कट कर दिया, कट किया। अब कट करने के बाद हम यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। जैसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम हम जोड़ेंगे, ये कुछ इस तरह आपको डीएनए दिखने लगेगा, ये कुछ इस तरह। हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए के डबल स्टैंड होते हैं, यहाँ पे हमने हेलिकेज एंजाइम जोड़ा। ये हेलिकेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजनी बेस्ड, वो अपने बॉन्ड तोड़ देते हैं। वो अपने बॉन्ड क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। यानी एडेनोसिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो डीएनए हेलिकेज एंजाइम की मदद से टूट जाता है। अब जैसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम की मदद से टूट गया, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने इनको दोनों को खोला,
खोलने के बाद क्या हुआ, ऊपर जो हो गया ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, यानी ऊपर टेंशन बढ़ जाता है डीएनए का। उस टेंशन को दूर करने के लिए आप किस एंजाइम का यूज करते हैं, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस टोपो आइसोमेरेज को हम दूसरे किस नाम से बुलाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करके मत देखिएगा, पीछे जाके मत देखिएगा, आप अपने से बताइए कि आपने क्या समझा, ठीक है। इसका आप दूसरा नाम बताएंगे। अब हमने यहाँ पे डीएनए हेलिकेज लगाया। डीएनए हेलिकेज कोई पूछ सकता है डीएनए हेलिकेज क्या करता है, तो आपको बताना है डीएनए हेलिकेज नाइट्रोजनी बेस को अलग करता है, ठीक है, अलग कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये अलग हुए ये वापस ना जुड़ जाएं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को लगा दिया, एंजाइम को, जिसे आप बोलते हैं SSBP। दोनों साइड लगा दिया, दोनों साइड पकड़ लिए। और ये इनका बहुत, ये जो SSBP एंजाइम है इनका बहुत बड़ा रोल है डीएनए को वाई मॉडल देने के लिए, ठीक है ना, वाई मॉडल, क्योंकि ये पकड़ेंगे तभी डीएनए वाई की तरह दिखेगा। अगर ये छोड़ देंगे ये वापस आके बेंड हो जाएगा या कॉइल्ड हो जाएगा। ये अनकॉइल्ड करने के काम आते हैं। अगली चीज़ फिर हमने क्या किया, इसी स्टेप में अब हम यहाँ पे आरएनए प्राइमर को जोड़ेंगे। आरएनए प्राइमर आपको पता होना चाहिए, आरएनए प्राइमर सिर्फ वहीं से कहाँ से जुड़ना शुरू होता है, ये 3' से जुड़ना शुरू होता है और कहाँ तक जुड़ेगा, 5' तक जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो आरएनए प्राइमर है इसका शेप कैसा होता है, इस तरह होता है, ये इस तरह आरएनए प्राइमर होता है। ये 3' से जुड़ना शुरू होगा। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट क्या होता है, जो टेम्पलेट होता है हम टेम्पलेट उसको बोलते हैं जिसकी हमें फोटोकॉपी बनानी हो। ये हमारा डीएनए हो गया, और डीएनए का जो भाग से हमें, जिसको हमने सिंगल किया है, इसी सिंगल भाग को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड हम बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ सकता है टेम्पलेट क्या होता है, क्योंकि जब हम की फोटो कॉपी कराते हैं तो उस टाइम हमारा टेम्पलेट क्या होता है, उस टाइम हम जिस कागज़ की फोटो कॉपी कराते हैं, जिस कागज़ को हम मशीन के अंदर डालते हैं, वो कागज़ हमारा टेम्पलेट होता है, ठीक है। उसी टेम्पलेट की मदद से अगला नया कागज़ आता है। तो टेम्पलेट आप समझ गए होंगे क्या होता है। इसके इस डीएनए की हमें फोटो कॉपी बनानी है तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया, क्योंकि हम इसकी, ये टेम्पलेट नहीं है हमारा, ये वाला, ये भले इसका भाग हो लेकिन ये टेम्पलेट नहीं है, क्योंकि हम इसकी फोटो कॉपी नहीं बना रहे, हम इस वाले की बात कर रहे हैं। जितने की हमें फोटो कॉपी बनानी हो उसी को हम टेम्पलेट बोलेंगे। अब ऊपर लेयर को टेम्पलेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी ये भी टेम्पलेट है हमारा, ये भी टेम्पलेट है हमारा, क्योंकि हम दोनों की फोटो कॉपी बना रहे हैं। फिर अब यहाँ पे तुरंत आरएनए प्राइमर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 5' हो गया, 5' के सामने 3', ये आपका, ये 5 है तो ये यहाँ पे ये ऐसे आया, तो 5 के नीचे 3 और 3 के नीचे 5' हो गया। और जो आरएनए प्राइमर है वो 3' से जुड़ना शुरू होता है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आराम से जुड़ जाएगा। ये हमारा आरएनए प्राइमर जुड़ गया। मैं इसे अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया, ये आरएनए प्राइमर जुड़ गया। ये आरएनए प्राइमर है एकदम सीधा जाकर कंटिन्यूअस जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, एकदम सीधा जाकर जोड़ता है, कंटिन्यूअस जोड़ता है। इसलिए हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्टैंड। क्या, किस नाम से बुलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, आरएनए प्राइमर कहाँ से जुड़ रहा है, 3' प्राइमर से 5' प्राइमरी की तरफ। यहाँ पे भी 3' प्राइमर से 5' प्राइमरी की तरफ जुड़ेगा। ये 3 है, यहाँ से 3 है ना फ्रेंड्स, ये 3' प्राइमर, ये जगह जगह पे अलग रहते हैं। ये जो प्राइमर आरएनए प्राइमर होता है वो जगह जगह पर अलग होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर आकर जुड़ गया, जगह जगह पर अलग अलग है। जो जगह जगह पे अलग अलग है तो ये रुक रुक के डीएनए बनाता है, रुक रुक के। जो ये रुक रुक के बना रहा है तो इसी को हम बोल देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के आपको समझना है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, वहाँ पे आप समझ सकते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो डीएनए डायरेक्ट बन गया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर डायरेक्ट जाके पूरा सीधा जाके जुड़ रहा है, और यहाँ पे रुक रुक के जुड़ रहा है, तो कुछ तो हुआ होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर है वो रुक रुक के जुड़ता है, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर के बाद क्या आता है, लेकिन एक चीज़ और जान जाइए, यहाँ पे तो आरएनए सीधा जुड़ा, तो इसको आप क्या बोल दिए, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस स्टैंड। कंटिन्यूअस का मतलब ये जो आरएनए प्राइमर है वो कंटिन्यू जुड़ता रहता है, कंटिन्यू, कहीं से ब्रेक नहीं होता, इसलिए कंटिन्यू जुड़ता रहता है। लेकिन ये वाला जो आरएनए प्राइमर है ये कंटिन्यू नहीं जुड़ रहा, ये बीच बीच में रुक रहा है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इसे क्या बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। इसी को एक अलग नाम से हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, LEADING, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूअस को हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है लीडिंग स्टैंड क्या होता है, लीडिंग स्टैंड क्या होता है। लीडिंग स्टैंड आपको बताना है, कंटिन्यूअस स्टैंड को ही हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और डिसकंटिन्यूअस को ही हम लैगिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। सामने वाला पूछ ले ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, तो आपको बताना है ओकाजाकी फ्रेगमेंट
आरएनए प्राइमर के छोटे छोटे खंड होते हैं। आरएनए प्राइमर है ना, ये आपका आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, पिछले अगर आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो मैंने आपको जो पिछले डायग्राम दिखाया तो उससे आप ले सकते हैं, उसमें मैंने सब चीज़ दिखाया है, लेकिन वहाँ से आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आप जान गए लीडिंग क्या होता है और लैगिंग क्या होता है। अब आरएनए प्राइमर तो आ गया, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बारी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से जोड़ना शुरू करता है? 5' प्राइमर से 3' प्राइमर की तरफ। लेकिन जो 5' प्राइमर और 3' प्राइमर की तरफ से जोड़ना शुरू करेगा तो ये यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे जाकर जुड़ गया। ये क्या जुड़ गया? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर जुड़ जाएगा, पूरे साइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा, जिससे एक नया डीएनए बन जाता है और ये आपस में कंजुगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जिस तरह ये डीएनए, जो यही आपका पॉलीमरेज है, जो मैंने इसका डायग्राम पॉलीमरेज का इस तरह होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज का इस तरह होता है, यानी आरएनए प्राइमर का इस तरह, और डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम ये रहा। इस तरह आप शेप में बनाएंगे, ये गोल कर देंगे और बीच में डैश डैश कर देंगे, इंडिकेट करके दिखा देंगे। ये यहाँ जुड़ गया, और जिस तरह ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा तो पीछे वाले सारे स्टैंड ऊपर से जाके नाइट्रोजन बेस से जुड़ते रहेंगे, इस तरह यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जगह जगह पर क्या हो जाते हैं? डीएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ जाते हैं। ये जगह जगह पे जुड़ते हैं, जिससे पूरा एक नया डीएनए बन जाए, ठीक है। यहाँ पे एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हुआ और यहाँ पे कई सारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हुए। यहाँ पे एक ही हुआ, वो लगातार जाके सबको डीएनए को बना देता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे डीएनए, पहले ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, कुछ दूर तक जाएगा, यहाँ तक बनाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, फिर ये रुक जाएगा, फिर तीसरा आएगा, तीसरा यहाँ तक जाएगा, वो रुक जाएगा, चौथा आएगा, वो कोने तक जाएगा, वो रुक जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये रुक रुक के काम हो रहा है, यानी डिसकंटिन्यूअस, निरंतर नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। अब आपको ये समझना चाहिए, ये जो 3' प्राइमर है, यहाँ पे जो नया डीएनए बनेगा उसके पास कौन सा प्राइमर होगा? यहाँ पे 5' होगा और यहाँ साइड 3' प्राइमर होगा, ठीक है। और जो यहाँ पास बन रहा है, यहाँ पे अगर ये 5' है तो इसके नीचे 3' और ये 3' होगा तो इसके नीचे 5'। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ 5' होगा, यहाँ 3' होगा, बस सिंपल सा लॉजिक खत्म। बस इतना ही है, इसी तरह पूरी फोटोकॉपी बन जाती है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो डीएनए एकदम सीधा बनता है, ये एकदम सीधा जो बन रहा है, जो एकदम सीधा बनता है, उसी को आप बोलते थे कंटिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन जो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, कैसे? ऐसे रुक रुक के, बीच बीच में थोड़ा कटा होता है, ये इस तरह कुछ, इस तरह। और जिसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ ये जो आरएनए प्राइमर है इनको जोड़ता है, अपने बीच वाले स्पेस को नहीं जोड़ पाता। बीच वाले स्पेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको एक नया एंजाइम चाहिए, यहाँ पे आपको एक न्यू एंजाइम चाहिए, जिसे आप बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है सिर्फ आरएनए प्राइमर को इस टेम्पलेट स्टैंड में जोड़ता है, लेकिन जो ये बीच में जगह खाली है इसको नहीं जोड़ पाता। आप पता होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम की जगह को नहीं जोड़ पाता। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम ही इनको जाके जोड़ देता है। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देने लगते हैं, ये इस तरह, ये आपके पूरे कंप्लीट डीएनए की तरह दिखाई देने लगते हैं, ये पूरा कंप्लीट डीएनए दिखने लगता है, ठीक है। ये आपका वीडियो थी, अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में ओकाजाकी फ्रैगमेंट पे।